Hi guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Firdaus, American Board Hair Transplant Surgeon. लास्ट टाइम हमने बात किया था कि हेयर फॉल के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बालों की ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल में मेडिसिन आ जाती है, PRP आ जाता है और लेज़र आ जाता है। लो लेवल लेज़र थेरेपी जो है बड़ी एविडेंस बेस्ड है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और वो अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर हैं, आपका हेयर फॉल कितना हो चुका हुआ है, मतलब बिल्कुल स्किन क्लियर हो गई है या अभी दरमियान दरमियान में आपके प्री एग्जिस्टिंग बाल हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि आपकी क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सर्जरी में 2-3 मेथड हैं, जैसे फॉलिकुलर यूनिट FUE करते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जिसको कहते हैं। FUT होता है जिसमें स्ट्रिप मेथड पीछे से निकालते हैं। सिंथेटिक बालों का हेयर ट्रांसप्लांट होता है जिसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं। यूजुअली इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इवेंचुअली इन्फेक्शन हो ही जाता है और वो गिर जाते हैं दोबारा से बाल। और इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी में जैसे स्कैल्प रिडक्शन है, या एक बालों का जहाँ पे बाल लगे हुए हैं उसी वाले हिस्से को उठा के दूसरी जगह पे रख दिया जाए, और वो भी जो है ना बस तकरीबन एक लिहाज से ख़त्म ही हो चुका है। बहुत कम लोग जो हैं वो ये वाला कर रहे हैं आजकल। तो मेन जो दो मेथड, बल्कि जो मेन एक मेथड चल रहा है वो है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, FUE, जिसमें एक एक अलग-अलग से बाल निकाला जाता है। डोनर एरिया, हम उसको डोनर एरिया कहते हैं जहाँ पे बाल होते हैं, और जहाँ पर बाल नहीं होते हैं उसको हम रिसिपिएंट एरिया कहते हैं। और डोनर एरिया से बाल लेके रिसिपिएंट एरिया पे वो बाल लगाए चले जाते हैं। बहुत से लोग अभी भी FUT कर रहे हैं, और जिसमें स्ट्रिप लेते हैं पीछे से, फिर एक एक बाल को काट काट के सेपरेट करते हैं। वो एक लंबी स्ट्रिप होती है जो यहाँ से निकाली जाती है और उस पर स्टिचेस लगाने पड़ते हैं फिर, और उसके बाद फिर हम उसको फ्रंट पे उन्हीं एक एक बालों को लगा दिया जाता है। अच्छा, अब हमने जब सर्जरी करनी है तो हमने क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, क्या क्या चीज़ों को सोचना है सर्जरी से पहले, ठीक है। पहले हम सर्जरी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पेशेंट सिलेक्शन जो है वो सर्जरी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेशेंट कौन सा पेशेंट जो है वो बेस्ट कैंडिडेट है किस सर्जरी के लिए। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि जितना पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उतना ही ज़्यादा डॉक्टर सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और आप जैसे आजकल जगह जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, टेक्नीशियंस जो है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि टेक्नीशियन हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। प्रॉब्लम अब ये हो गई है हमारे यहाँ कि टेक्नीशियन ही आगे से टेक्नीशियंस को ट्रेन कर रहे हैं, और वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिन्होंने कभी हॉस्पिटल की शक्ल भी नहीं देखी, जो कभी ऑपरेशन थिएटर्स में गए ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि स्टरलाइजेशन क्या होती है, हाइजीन क्या होती है, हमें किस तरीके से। तो आपको इसमें फ़र्क जो है ना, आपको पहले देखना है जब आप सिलेक्ट करने लगें कि आप किसके पास जा रहे हैं। आपका डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसका हेयर ट्रांसप्लांट का एक ही एग्जाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अमेरिकन बोर्ड है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको किसके पास जाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्जरी है हेयर ट्रांसप्लांट, ये एक आर्ट है। ये यूं नहीं है कि जैसे बस आपने यूं दरमियान सुराख किए सीधे सीधे और उसके अंदर एक बाल लगा दिया। अब ये जो ब्लेड होता है सर्जन का, टू बी ऑनेस्ट, ये डिसाइड करता है कि आपके बालों की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में बाल उगना चाहिए, उसका एंगल कितना बनेगा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। हमारी स्कैल्प गोल, सर जो है हमारा गोल है, ठीक है। और ये वेरी करता है। यहाँ पे बालों की डायरेक्शन अगर कुछ और है तो यहाँ सेंटर में कुछ और होगी, उसका एंगल कुछ और होगा। तो ये सर्जन को पता होता है कि उसको किस जगह पे किस तरीके से एंगल बनाना है, और किस, ये सिंपली ये सीधी लाइन में सुराख कर देना और उसके अंदर बाल लगा देना, ये ऐसे नहीं होता है। ये पूरी की पूरी एक साइंस होती है। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आ जाती है एज। एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ ये हर सर्जन के अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सर्जन है वो 25 साल के बाद लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। 25 से लेके 70 ईयर्स तक ले लिया, किसी ने 21 से लेके 65 तक की एज रखी हुई होती है। हमारे क्लिनिक में मैं बजाते खुद और डॉक्टर अहमद तौहीद खान साहब, वो हम लोग लेते हैं 21 से लेके 65 की एज। इसके डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट है आपके हेयर फॉल का आपके ऊपर।
सोशली, पर्सनली आप कितना उसके ऊपर डिस्टर्ब हैं। तो ये चीज़ें काउंट करके तो हम सेलेक्ट करते हैं कि इस बच्चे का हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए या इसका नहीं होना चाहिए। यूजुअली 21 के बाद हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट आता है कि आपके पीछे डोनर एरिया में बाल कितने हैं। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, आपके जो बाल हैं इन्हीं की रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना। यहाँ से थोड़े से निकाले यहाँ लगा दिए, यहाँ से निकाले तो यहाँ लगा दिए, तो इन्हीं की रीडिस्ट्रीब्यूशन। जितना ये वाला एरिया कम होता चला जाता है और ये ज़्यादा होता चला जाता है, उतना पीछे से बाल लेने की चॉइस जो है वो आपकी कम होती चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है इन दोनों की आपस में रेशो कितनी है, जिसको हम कहते हैं कि डोनर रिसिपिएंट रेशो। उसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपके बालों का कैरेक्टर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि मेरे फ्रेंड का वैसा रिजल्ट आया था तो मेरा वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आया। ये डिपेंड करता है कि आपके बाल कैसे हैं, आपके बालों का डायमीटर, थिकनेस, मोटा कितना है, एक एक शैफ्ट जो है उसका कितना मोटा है, बाल कर्ली है, बाल फिजी है, बाल सिल्की है, किस किस्म का है, वो आपके रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। देखिए आप एक रफ सा आइडिया ले लें कि टोटल बाल कितने होते हैं सर के ऊपर। तकरीबन 100,000 बाल होते हैं अराउंड हर एक की स्कैल्प के ऊपर, और 5 मिलियन बाल हैं ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। अब पर स्क्वायर सेंटीमीटर के लिहाज से बाल कितने हैं, ये वेरी करते हैं पर रेस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल कॉकेशियंस में अगर हम देखते हैं तो उनमें 200 हेयर पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब उनमें देखने में कम लगते हैं लेकिन नंबर ऑफ हेयर उनमें ज़्यादा है। क्यों? डायमीटर का फर्क होता है। अब इसी तरीके से एशियंस में 170 अराउंड 170 हेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनके अंदर 150 के अराउंड होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप जब जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास, वो आपको जब फॉलिकुलर यूनिट का जिक्र करता है कि हम आपको इतने फॉलिकल्स लगाएंगे, इसका मतलब है कि अब आपको पता होना चाहिए कि फॉलिकुलर यूनिट क्या होता है। जो फॉलिकुलर यूनिट है एक, उसमें 1 से 4 बाल होते हैं और समटाइम 1 से 5 बाल होते हैं। जैसे कि मैंने अभी नंबर ऑफ हेयर्स बताया ना, अगर मैं नंबर ऑफ फॉलिकल्स बताऊं तो 80 to 100 पर स्क्वायर सेंटीमीटर के लिहाज से नॉर्मली हेयर फॉलिकुलर यूनिट्स होते हैं सर के ऊपर। अब जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम कितने लगाते हैं? देखिए एक बात जो है ना वो अच्छे से याद कर लें, तो सारे बच्चों को मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ खुदा ने बनाई है वो कोई डॉक्टर नहीं बना सकता। जो नंबर ऑफ हेयर्स और नंबर ऑफ फॉलिकल्स अल्लाह मियाँ ने लगाए हुए हैं हमारे सर के ऊपर, वो डॉक्टर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर यूजुअली जितना अनट्रेन्ड डॉक्टर होगा उतना वो आपको ज़्यादा बताएगा कि मैं आपके इतने भी लगा सकता हूँ, मैं इतने भी लगा सकता हूँ, मैं आपके 4,000, 5,000, 6,000 एक ही सिटिंग में बैठ के लगा दूंगा, और वो उतना ज़्यादा डेयरिंग होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा इन पे कि रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। फ़ायदा क्या होगा आपको? हम लोग डॉक्टर्स कितने लगाते हैं कि जो अच्छे रिजल्ट के लिए हमें नंबर ऑफ हेयर जो लगाने हैं वो हैं अबाउट 25 to 35 फॉलिकुलर यूनिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें रिजल्ट बेस्ट आते हैं। अब अगर हमें जो बात रखनी है वो ये है कि जितना हम नज़दीक करके बालों को लगाते हैं उतना ही क्या होगा कि सर्जन तो आपके 70 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर लगा के भेज दें, 100 लगा के भेज दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होगा कि उतनी ज़्यादा उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, उतना ही नीचे से हमें ब्लड वेसल्स को ज़्यादा कट्स लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि मतलब उतनी ही ऑक्सीजन आपके ग्राफ्ट्स को कम मिलेगी, तो इवेंचुअली क्या होगा, रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए बेहतर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो अपनी अप्रोच में ना। जितना भी है आप जो 25 से 35 का नंबर है फॉलिकुलर यूनिट्स का पर स्क्वायर सेंटीमीटर, वो बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद ये है कि बाल अगर करली हैं तो रिजल्ट डिफरेंट होगा, सिल्की हैं तो रिजल्ट डिफरेंट होगा, फिजी हैं तो डिफरेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमीटर अगर कम है या बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टडी के मुताबिक अगर खाली 0.01 मिलीमीटर डायमीटर का भी डिफरेंस है ना, तो वो 36% वॉल्यूम का डिफरेंस दे देगा। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है डायमीटर का। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में बाल बहुत नीचे तक गिर चुके हुए थे
तो आपके बाल जो है वो भी रिस्क के ऊपर है, आपका डोनर एरिया जो है उसकी चॉइस और ज़्यादा उतनी कम हो जाती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में बाल कहाँ तक पीछे से गिरे हुए थे। एक और चीज़ है, जैसे एक विस्कर हेयर्स होते हैं, जैसे कि कान के अराउंड यहाँ पर जिन बच्चों के बारीक बारीक करली करली छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, जितने ज़्यादा उनके बाल उतने ज़्यादा खतरे में होते हैं, उनको हम विस्कर हेयर कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आपके हेड का साइज़ क्या है, उसका कंटूर क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आपके चेहरे का फ्रेम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये लाइन बनानी होती है जो कि आपके फ्रेम को सूट करे। ठीक है ना, राउंड होती है, स्क्वायर करके होती है, वी शेप्ड होती है। तो इस सारे का आपको ध्यान रखना होता है कि आपके चेहरे के ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी, आप प्रेजेंट ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं, आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं। जो चेन स्मोकर्स हैं उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। आप अल्कोहलिक तो नहीं है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है या अनकंट्रोल्ड है, अगर ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, मेडिकल कंडीशंस कोई भी हैं, तो ये सारी की सारी मिलके आपके रिजल्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी दोबारा बात होती है किसी और टॉपिक के ऊपर। हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स को जिक्र करेंगे। तो सी यू अगेन देन। अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू।